हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। आज का हमारा जो विषय है वह है शिक्षा अधिगम के सिद्धांत। इससे पहले दोस्तों मैं इस पर कुछ वीडियो बना चुका हूं, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग संप्रेषण की परिभाषा पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे कि संप्रेषण के घटक के कारण या घटक, ठीक है। तो आप दोस्तों मेरे चैनल पर नहीं आते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसा वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो आपके घटक हैं ये मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन इसमें 5 दिया तो 5 को पढ़ना, ठीक है। पहला प्रेषक, जिसको आप कम्युनिकेटर बोलते हैं। दूसरा है संदेश, जिसको आप मैसेज बोलते हो। तीसरा मीडिया, ठीक है, जिसको माध्यम बोलते हैं ना। चौथा ग्राही, जिसको अचीवर बोलते हैं। पाँचवा प्रतिपुष्टि, जिसको आप फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रेषक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रेषक एवं माध्यम की सफलता का मूल आधार संदेश होता है, ठीक है। प्रेषक और माध्यम का जो सफलता का मूल आधार क्या होता है, वो संदेश होता है, ठीक है। संदेश को सामाजिक विषमता, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद एवं अन्य बुराइयों से आच्छादित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर लोगों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, सह-अस्तित्व, शांति एवं आपसी सौहार्द को बढ़ाने वाला होना चाहिए, ठीक है। इसमें मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो आपका प्रेषक है क्या होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, संप्रदायवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, ठीक है, शांति होना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शिक्षण संप्रेषण को प्रभावी बनाने में प्रेषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। जो शिक्षण संप्रेषण है उसको प्रभावी बनाने में किसकी भूमिका अधिक होती है, तो वह प्रेषण की भूमिका अधिक होती है, ठीक है। यदि संप्रेषण भावी शिक्षकों को सही दिशा निर्देश देने से संबंधित है तो प्रेषण को इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जो प्रेषण मतलब जो आपके टीचर हैं, ठीक है, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रशिक्षु को इस प्रकार संप्रेषित करें जिससे लाभान्वित होकर वह शिक्षक बनने के उपरांत कक्षा में बच्चों को किस प्रकार उनकी रुचियों, आदतों, अभिवृत्तियों, आकांक्षाओं, वातावरण एवं सामाजिक परिवेश का ध्यान रखते हुए पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब इस हिसाब से पढ़ाना चाहिए कि वो भविष्य में जब भी टीचर बने तो उनको एक ऐसा वातावरण में बताना चाहिए कि जिससे बच्चों को अच्छे से अच्छा सीखने में कोई समस्या ना हो, ठीक है। इसकी जानकारी हो सके तो आज के बाल केंद्रित शिक्षण में प्रमुख तत्व, ठीक है, जो इसमें बाल केंद्रित शिक्षा है ना, उसमें जो प्रमुख तत्व क्या है, छात्र स्वयं है, ठीक है। इसमें जो छात्र को स्वयं रखा गया है, ठीक है। अतः छात्र की आयु, मूल आकांक्षाएं, बौद्धिक स्तर, आदतें एवं मनोभावनाएं शिक्षण संप्रेषण को प्रभावित करती हैं, ठीक है। ये सब क्या है, शिक्षण संप्रेषण को प्रभावित कर रही हैं, ठीक है। इसलिए संप्रेषण के समय छात्र हित को विशेषतः ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जब संप्रेषण हो रहा है उसमें किसका ध्यान रखना चाहिए, छात्र हित का ध्यान रखना चाहिए। प्रेषक को शिक्षण एवं विषय से संबंधित शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी भली भांति होनी चाहिए, ठीक है। जो प्रेषक मतलब जो शिक्षक है उसको क्या है, शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वह पर्याप्त साधन एवं सुविधाओं शिक्षण हेतु जुटा सके, ठीक है। पर्याप्त साधन या सुविधाएं जो है जब वो पढ़ाने जा रहा है तो शिक्षण के हेतु वो सब जो मतलब कि साधन है उसको जुटा सके, ठीक है। प्रेषण को अपने संदेश भली भांति प्रेषित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वो कौन कौन से बिंदु है जिसको ध्यान रखना चाहिए उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या दोस्तों इसमें दिया कि छात्रों का बौद्धिक स्तर, ठीक है। छात्र की बौद्धिक स्तर कैसे है उस पर एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और उद्देश्य की जानकारी होनी चाहिए, वो किस उद्देश्य से क्या पढ़ाना चाह रहे हैं उसकी जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। स्वयं का एक अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। विषय वस्तु का चयन भी अच्छा होना चाहिए, मतलब बच्चों को क्या पढ़ाने हैं या बच्चों को क्या नॉलेज है उसके अनुसार विषय वस्तु का चयन होना चाहिए, ठीक है। पाठ्य योजना का निर्माण कैसे करना है एक टीचर को वो करना चाहिए, ठीक है। और इसमें दोस्तों देख लेते हैं उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री का प्रयोग, ठीक है। मतलब उचित जो शिक्षण विधि है, बहुत सारे शिक्षण विधि हैं, उसमें से कौन सा अच्छा है एक बालक के लिए उसको करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो सहायक सामग्री जिसको आप टेलम बोलते हैं ना उसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है।
व्यक्तित्व विभिन्नताओं का ध्यान चाहिए, ठीक है। कक्षा में बहुत सारे व्यक्तित्व भिन्नताएँ होती हैं बच्चों में, उसका भी ध्यान एक टीचर को देना चाहिए। और कक्षा का वातावरण कैसा होना, शांत होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बालक का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य भी देखना चाहिए कि बालक का जो मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, उसके ऊपर भी असर पड़ता है शिक्षा का, ठीक है। समवाय या विषयों के सहसंबंध पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग अभिप्रेरणा, ठीक है। बालक किस चीज़ में प्रेरित है, मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसके अनुसार बालक को शिक्षा देनी चाहिए। और नेक्स्ट निष्पक्ष भाव, मतलब किसी बालक में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब बालकों को एक समान नज़र से देखना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट, ठीक है, संदेश, ठीक है। संदेश से आशय पाठ वस्तु से, मतलब जो संदेश है ये क्या है, पाठ वस्तु है, ठीक है, आपका पाठ्यक्रम जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्रेषक ग्राही को जो कुछ भी सिखाना चाहता है, ठीक है, जो प्रेषक है, जो मतलब ऐसे टीचर हैं, ग्राही मतलब छात्र को जो कुछ भी सिखाना चाहता है, इस कार्य हेतु अपने जो अनुभव व ज्ञान व शिक्षण के माध्यम से प्रेषित करता है उसे संदेश कहते हैं। मतलब जो एक टीचर है वो छात्र को किस माध्यम से ज्ञान देगा, ठीक है, तो वो संदेश के माध्यम, मतलब एक पाठ वस्तु होगा, उसी के माध्यम से वो बच्चों को ज्ञान देगा, ठीक है। यदि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति समझ लेता है, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, किसी दूसरे व्यक्ति को नॉलेज दे रहा है, जानकारी दे रहा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति जब उसको ग्रहण कर उसको अच्छी से तरह से समझ ले, तभी वो संप्रेषक कहलाएगा। अगर सेकेंड और जो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा तो वो आपका संप्रेषक अधूरा रह जाएगा, ठीक है। संप्रेषक पूरा होने के लिए संप्राप्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसकी संप्राप्ति मतलब उसको आना चाहिए, जो सेकेंड पर्सन है उसको, ठीक है। अथवा किसी के द्वारा कहीं कहीं बात को उसी तरह समझ लेना संप्रेषक कहलाता है, मतलब जो जैसा बोल रहा है उसको उसी तरह से समझ लेना, वही संप्रेषक कहलाएगा। उदाहरण दोस्तों देख लेते हैं। प्रेषक स्कूल, स्टेशन, स्थान आदि शब्द को शुद्ध बोलना एवं लिखना सिखाना चाहता है, ठीक है। जो प्रेषक है, जो टीचर है, वो कैसा है, स्कूल हो या स्टेशन हो, इन सब शब्दों को शुद्ध बोलना, ठीक है, और लिखना सिखाता है। वो पहले स्वयं शुद्ध उच्चारण करके सिखाएगा, ठीक है। सबसे पहले एक टीचर अगर शुद्ध उच्चारण करेगा तभी तो बच्चे शुद्ध उच्चारण उसको सीखेंगे। यदि फिर भी ग्राही ने उसे सही तरीके से नहीं सीखा है, वह स्कूल को स्कूल, सकल को स्टेशन को स्टेशन, ठीक है। दोस्तों ये जो मात्राओं का डिफरेंट देख रहे हैं ना, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। स्टेशन को स्टेशन और स्थान को स्थान, ठीक है। जो स्थान होता है उसको स्थान या अस्थान बोलना या लिखता है तो प्रेषक उसे सैंपट पर या चार्ट पर, ठीक है, पट्टिका पर लिखकर भली बाती स्पष्ट करके समझाएगा, ठीक है। एक टीचर उस बालक को क्या किस पे दोस्तों, चार्ट या पट्टिका या सैंपट पे लिख के अच्छी तरह से उसको समझाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं थर्ड, माध्यम, ठीक है, कम्युनिकेशन, सॉरी दोस्तों, माध्यम मतलब मीडिया, ठीक है। माध्यम प्रेषक और प्रापक के बीच का मेल, ठीक, किसका दोस्तों, प्रेषक और प्रापक के बीच का मेल कराता है, ठीक है, एक दोनों को, ठीक है, टीचर और छात्र को। यह दोनों के मध्यस्थता का कार्य करता है। वर्तमान समय में अनेकों संप्रेषण माध्यम प्रचलित हैं, जैसे दोस्तों रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है, ओवरहेड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, या टेलीविज़न VCR हो गया, अब तो VCR देखने को नहीं मिलता है, इत्यादि। प्रेषक अपनी आवश्यकता उपयोगिता को दृष्टिगत रखकर, ठीक है, अपने संदेश को संप्रेषित करने के लिए किसी एक माध्यम या सभी माध्यमों का सम्मिलित रूप का प्रयोग करता है, ठीक है। एक जो प्रेषक है वो अपनी बात पहुंचाने के लिए सब माध्यमों का प्रयोग करता है। माध्यम सर्वसुलभ, सस्ता, लोकप्रिय, व्यवहारिक क्रियाविधि को मानने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों देखें ग्राही, ठीक है। ग्राही किसी बच्चे अचीवर, ठीक है। ग्राही अर्थात ग्रहण करने वाला या प्राप्त करने वाला या सीखने वाला, संप्रेषक के द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान, ठीक है, संप्रेषक के द्वारा जो भी दिया जा रहा ज्ञान को ग्रहण करने वाला क्या दोस्तों, वो ग्राही कहलाता है, ठीक है। संप्रेषण के 3 प्रमुख घटक हैं, देखिए क्या है दोस्तों, संदेश, ग्राही और संप्रेषण, ठीक है।
तीनों का ही आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है। क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। संदेश, ग्राहक और प्रतिपुष्टि। ठीक है, इसका तात्पर्य हम लोग देख लेते हैं कि संप्रेषक अर्थात शिक्षक, ठीक है, ने विद्यालय को मतलब ग्राही को जिस किसी भी विषय की महत्वपूर्ण बातें की जानकारी दी, उसको ग्राही मतलब विद्यार्थी ने कितना सीखा, मतलब जो टीचर है वो जो बालक को या किसी मतलब बालक को जो भी जानकारी दी वो बालक उसको कितना ग्रहण किया, मतलब कितना सीखा है, उसे कितनी उपलब्धि हुई है। इसको संप्रेषण बीच बीच में विद्यार्थी की सहभागिता हुई। ठीक है, इसको संप्रेषण बीच बीच में विद्यार्थी की सहभागिता से जान लेता है कि वह सीख व समझ रहा है कि नहीं। यदि वह सामूहिक रूप से कम सीख रहा है या उसमें सीखने की उपलब्धि कम हो रही है, तब ऐसी स्थिति में संप्रेषक व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर उसकी इस कमी को दूर कर सकता है। ठीक है, जो टीचर है या बालक है, कोई क्लास में जैसे बालक, कुछ बालक है बहुत धीरे सीखते हैं, तो उसको टीचर अलग से एक्टिविटी करके उसको सिखा सकता है। ठीक है, बालक को कौन सा विषय किस विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था करता है। ठीक है, ग्राही को अन्य नामों जैसे प्रापक, प्राप्तकर्ता, ग्रहणकर्ता, विषय इत्यादि नामों से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, ग्राहक को इन सब नामों से भी संबोधित किया जाता है। अब दोस्तों देख लें फीडबैक। ठीक है, क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, प्रतिपुष्टि। ठीक है, जिस प्रकार अधिगम की प्रक्रिया में सीखने वाला व्यक्ति को सीखने की ओर उत्सुक करने के लिए बीच बीच में पुनर्बलन या पृष्ठपोषण दिया जाता है, जिससे सीखने में तारतम्यता, क्रमबद्धता एवं ध्यान का एकाग्रता बनी रहे। ठीक है, उसी प्रकार संप्रेषण की प्रक्रिया में भी प्रापक को समय समय पर, ठीक है, प्रतिपुष्टि देना आवश्यक होता है। ठीक है, एक टीचर को समय समय पर प्रतिपुष्टि देना आवश्यक होता है, जिससे वह संदेश के प्रति जागरूक रहता है, मतलब जो छात्र वह संदेश के प्रति जागरूक रहता है। प्रतिपुष्टि से प्रापक में नए जोश का संचार होता है। ठीक है, अगर कोई जिस क्लास में बच्चा है उसको आप कोई चीज़ बता रहे हैं, उसको आप शाबाशी दे रहे हैं ना, मतलब फीड, तो उसके अंदर क्या होता है, ऊर्जा का संचार होता है। उस सोचता है कि उसको बहुत प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, और वह प्राप्त संदेश को वह करके देखने एवं उनकी व्यवहारिकता की ओर वह प्रेरित होता है। उसकी ज्ञानात्मक एवं भावात्मक विचारधाराएं क्रियात्मक की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे संप्रेषण के प्रकार। ठीक है, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसकी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। वर्तमान में संप्रेषण में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण को महत्व दिया जाने लगा है। किसको दोस्तों, प्रजातांत्रिक को। ठीक है, ताकि कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण सृजित हो सके। अध्यापक का सभी बालकों के साथ समान व्यवहार रहे, चाहे वह निम्न या उच्च वर्ग का हो। ठीक है, या किसी जाति अथवा लिंग का हो। कक्षा में उचित वातावरण बनाए जाना चाहिए और छात्र एवं अध्यापक दोनों सक्रिय रहना चाहिए। ठीक है, कक्षा में कैसा वातावरण अच्छा होना चाहिए, जिससे छात्र और टीचर दोनों सक्रिय रहें। ठीक है, अन्यथा संप्रेषण व्यर्थ है। ठीक है, मतलब अगर ऐसा नहीं है तो संप्रेषण क्या है, व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है। कक्षा में कोई बालक किसी विषय में अधिक सफल होता है तो कोई किसी में असफल होता है। ठीक है, इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए संप्रेषण के व्यक्तिगत एवं सामूहिक संप्रेषण को जानना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें संप्रेषण के प्रकार दो हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, शाब्दिक है, दूसरा अशाब्दिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शाब्दिक के पॉइंट देखेंगे, फिर अशाब्दिक के। ठीक है, तो इसमें हम लोग शाब्दिक पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, क्या पहला मौखिक। ठीक है, मौखिक में क्या है, वार्ता हो गया, व्याख्या हो, कहानी हो गया, मतलब जो मौखिक बोल के कहा जाए वो संप्रेषण मौखिक होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, लिखित होता है। ठीक है, विभिन्न तथ्यों पर लिखित रूप से, जैसे लेखक हो गया ना लिखित करते हैं वैसे ही हुआ। ठीक है, अब दोस्तों देखेंगे अशाब्दिक। ठीक है, अशाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है, स्पर्श या छूकर विभिन्न तत्वों का संप्रेषण। ठीक है, आँख एवं मुख मुद्रा से संप्रेषण होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या है, वाणी या आवाज़ संप्रेषण से होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि
व्यक्तिगत संप्रेषण, ठीक है, सॉरी दोस्तों, व्यक्तिक संप्रेषण, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है, ठीक है, जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है तो इसे व्यक्तिक संप्रेषण कहा जाता है, ठीक है। एजी मेलविन ने व्यक्तिक संप्रेषण की परिभाषा इस प्रकार दी है, ठीक है। तो जो परिभाषा है उसको हम लोग देख लेते हैं। विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालक को अध्ययन में सहायता, ठीक है। आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत संप्रेषण के उद्देश्य। जो व्यक्तिगत संप्रेषण उसके क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट है, देख लेते हैं। छात्रों की रुचियों, ठीक है, छात्रों की रुचियों को ध्यान देना चाहिए और अभिरुचि हो गया या उनकी क्या आवश्यकताएं हैं या उनकी जो मानसिक योग्यता कैसी है उस मानसिक योग्यता के अनुसार उनको शिक्षण देना चाहिए, ठीक है। बालकों को विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास कराना, ठीक है। जो बालक के अंदर विशिष्ट योग्यताओं का भी और उसके एक अच्छे व्यक्तित्व का भी विकास कराना एक टीचर का दायित्व होता है। साधारण बालकों को उनके पसंदीदा क्षेत्र में आगे बढ़ाना, ठीक है। जो साधारण बालक हैं तो उनको किस फील्ड में वो इंटरेस्ट लेते हैं या किस फील्ड में उनको पसंद आता है तो उसमें क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना, ठीक है। या क्रियाशीलता का अवसर देना, ठीक है, खुद करके व्यक्ति एक बालक कुछ भी अपने से एक्टिविटी कर रहा है उसमें उनको अवसर देना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट, व्यक्तिगत संप्रेषण के गुण, ठीक है। इस विधि के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक होता है, ठीक है। कैसा होता है, जो वर्तमान में शिक्षा का केंद्र क्या है दोस्तों, वो बालक है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा इसमें है, ठीक है। अतः यह विधि बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि हो, ठीक है। इस विधि में बालक स्वयं करना सीखता है, ठीक है। मतलब इस विधि से बालक स्वयं करके सीखने का प्रयास करता है। यह विधि बालक को क्रियाशील बनाकर उसे अधिक ज्ञान अर्जित करने में समर्थ बनाती। मतलब अगर बालक स्वयं से कोई क्रिया करेगा तो उसको जल्दी सीखेगा और उसका जो नॉलेज है ना वो बहुत दिनों तक सीमित रहेगा, अर्जित रहेगा, ठीक है। तो इससे बालक का मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। शिक्षक बालक पर अपने व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रभाव डालने में समर्थ रहता है, ठीक है। यह विधि रोचक है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा दी जाती है। मतलब क्या है, व्यक्ति का जैसे 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 उनके अंदर भिन्नताएं उसके आधार पर दोस्तों शिक्षा दी जाती हैं, ठीक है। यह विधि प्रखर बुद्धि तथा मंद बुद्धि दोनों प्रकार के छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी है। कैसा दोस्तों, जो प्रखर बुद्धि को होता है, जिसकी बुद्धि लब्धि जो IQ होती है उसकी ज़्यादा होती है, और कुछ मंद बुद्धि को होता है जिसकी IQ कम होती है, लेकिन ये दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होता है, ठीक है। शिक्षक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। मतलब जो एक टीचर है बालक पर व्यक्तिगत ध्यान भी दे सकता है अगर वो किसी फील्ड में कमजोर है या किसी विषय में कमजोर है। तो बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा देना की व्यवस्था करता है, ठीक है। बालक की प्रकृति के अनुसार मतलब बालक जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसके अनुसार बालक को शिक्षा देने का कार्य एक टीचर कर सकता है। व्यक्तिगत शिक्षण शिक्षक में उत्तरदायित्व को बढ़ाकर उसे अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत संप्रेषण के दोष। मतलब ये तो उनकी अच्छाइयाँ देख ली, अब देख ली इसमें दोष भी होता है, उस दोष को जान लेते हैं। यह विधि व्ययपूर्ण है, प्रत्येक समाज इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता। मतलब हर एक समाज की व्यवस्था नहीं कर सकता, ठीक है। प्रत्येक छात्र के लिए एक शिक्षक का प्रबंध करना असंभव होता है। सही बात है, अगर अलग अलग छात्रों को अलग अलग टीचर दिया जाए तो ये नामुमकिन है, ठीक है। इस विधि के द्वारा बालक में सामाजिकता के गुण विकसित नहीं किए जा सकते। मतलब इस विधि द्वारा बालक में क्या है, जो सामाजिक गुण वो विकसित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से पढ़ाए जाने पर रोचकता उत्पन्न होती है, जैसे संगीत गायन, ठीक है दोस्तों। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसे सामूहिक रूप से किया जाएगा तो उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है। यह विधि अव्यवहारिक है, इसमें मतलब व्यवहार की कमी है, ठीक है। इस विधि के द्वारा बालक में उत्तम गुणों का विकास नहीं किया जा सकता। बालक में प्रेम, सहयोग तथा
आत्मत्याग की भावना का उदय नहीं किया जा सकता। मतलब इस विधि से बालक के अंदर जो क्या प्रेम रम या सहयोग का भावना का विकास नहीं हो पाता। ठीक है, इस विधि में प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रतिस्पर्धा का सदैव अभाव होता है। मतलब इस विधि में क्या होता है, बालक के अंदर न प्रेरणा उत्पन्न होती है, न किसी तरह का प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, और प्रतिस्पर्धा का भी उत्पन्न नहीं हो पाता। ठीक है, बालक का दृष्टिकोण को संकुचित करता, मतलब कम करता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे सामूहिक संप्रेषण। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। सामूहिक संप्रेषण का अर्थ कक्षा शिक्षण। ठीक है, क्या अर्थ है इसका, कक्षा शिक्षण। ठीक है, विद्यालय में एक ही मानसिक योग्यता वाले छात्रों के अनेक उप समूह बना लिए जाते हैं। ठीक है, कैसे, अनेक, साधारणतया इसको कक्षा कहते हैं। ये कक्षाएं सामूहिक इकाई होती हैं। ठीक है, शिक्षक इन कक्षाओं में जाकर सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा देता है। मतलब सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा देता है। इस विधि में एक कक्षा के सभी छात्रों के लिए सामूहिक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुत सारे कक्षाओं को मिलाकर एक साथ शिक्षा दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सामूहिक शिक्षा। ठीक है, अब दोस्तों इसके भी गुण और दोष हैं, तो सबसे पहले इसके गुण पढ़ेंगे, उसके बाद दोष पढ़ेंगे। ठीक है, यह विधि सरल तथा सस्ती, इसी कारण यह विधि व्यवहारिक है। ठीक है, यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है। बालक अनेक बालकों के संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण करते हैं। मतलब एक बालक और बालक के संपर्क में आएगा तो उसको अच्छे गुण प्राप्त होंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इस विधि से शिक्षा देने में बालकों को तर्क शक्ति, कल्पना और चिंतन शक्ति का विकास होता है। ठीक है, इस विधि से अगर बालक को शिक्षा दिया जाए तो उसमें क्या, तर्क शक्ति, मतलब किसी चीज़ पर तर्क करना और कल्पना करना, वो कैसे होगा, या उस पर चिंतन करना, इन तीनों का दोस्तों क्या होता है, शक्ति का विकास उत्पन्न होता है उस बालक में। यह विधि नेतृत्व के गुणों का विकास करती है। इसमें बालकों के लिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला तथा कविता के लिए उपयोगी। किसके लिए उपयोगी यह विधि, भूगोल हो गया, कला हो गया, या संगीत हो गया। ठीक है, या इतिहास हो गया। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, इस विधि से शिक्षण देने से बालकों में अनुकरण की भावना उत्पन्न होती है। क्या होती है, अनुकरण मतलब करके खुद सीखना। ठीक है, यह विधि छात्रों को सुझाव और नवीन ज्ञान प्रदान देती है। क्या देती है, छात्रों के अंदर तो सुझाव आता ही, और नवीन मतलब एक नया ज्ञान उनको प्राप्त होता है। यह विधि छात्रों में शिक्षण के प्रति उत्साह उत्पन्न करती है। ठीक है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसके प्रति क्या करती है, उत्साह उत्पन्न करती है, जिससे वे सीखने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करते हैं, मतलब खुद से वो प्रयास करते हैं। यह विधि बालक की उत्तर देने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है। मतलब किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बालक के अंदर ये सब भावनाएं उत्पन्न होती हैं। कक्षा शिक्षण से बालकों में विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, एक साथ अगर उन लोगों का कक्षा दिया जाए तो उनको क्या होता है, बातों का आदान प्रदान या विचारों का। ठीक है, इस प्रकार की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। यह विधि छात्रों को योग्य नागरिक बनाने का प्रशिक्षण देती है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों इसके दोष क्या क्या है इस विधि के। ठीक है, इस विधि को बाल केंद्रित व मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जो बाल केंद्रित शिक्षा चल रही थी इसको ये नहीं किया जा सकता, या ये मनोवैज्ञानिक शिक्षा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं की अवहेलना हो रही है। मतलब बालकों की क्या होती है, रुचि और आवश्यकताओं की अवहेलना हो रही है। इस प्रकार से शिक्षा देने में बालक के व्यक्तिगत भेदों की और कोई ध्यान नहीं दिया जाता, सभी बालक को एक समान शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यह विधि समय सारणी के अनुसार शिक्षक और छात्रों को एक संकुचित क्षेत्र में बांध देती है। मतलब एक सीमित क्षेत्र में उन दोनों को बांध देती है। शिक्षक पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय वस्तु से जूझता रहता है, फलस्वरूप बालक का विकास रुक जाता है। मतलब बालक का उतना विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि शिक्षक पाठ्यक्रम के निर्धारित विषय वस्तु में जूझ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट। इस विधि में शिक्षक और छात्रों के मध्य संपर्क नहीं बन पाता, क्योंकि एक ही शिक्षक अनेक कक्षाओं में पढ़ाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इस विधि में शिक्षक तो सक्रिय रहता है लेकिन बालक निष्क्रिय रहता है। मतलब शिक्षक एक्टिव रहता है बट बालक एक्टिव नहीं रह पाता है।
कक्षा के अधिकांश कमजोर छात्र चुपचाप बैठे रहते हैं, मतलब जो वीक हैं स्टूडेंट वो या चुपचाप बैठे रहते हैं, अपने मतलब की बातों को स्पष्ट रूप से कर नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कक्षा में सभी बालकों को एक साथ एक ही विधि से पढ़ाने में बालक का हित नहीं होता। ठीक है, जिससे मंद बुद्धि बालक पीछे रह जाते हैं, जो कमजोर बुद्धि वाले या मंद बुद्धि के बालक हैं वो पीछे रह जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। आप दोस्तों देख लेते हैं प्रभावी संप्रेषण के तरीके कैसे कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना देता है तथा दूसरा व्यक्ति द्वारा सूचना ग्रहण करने का संकेत प्रेषक को किसी प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त हो जाए तो वो प्रभावी संप्रेषण होता है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति किसी को सूचना दे रहा है, ठीक है, यदि दूसरा व्यक्ति उस सूचना को ग्रहण करने पर और संकेत के द्वारा प्रतिक्रिया के रूप में वो प्राप्त होता है तो वो क्या होता है, वो प्रभावी संप्रेषण होता है। शिक्षाविदों के मतानुसार संप्रेषण प्रतिक्रिया को कक्षा में प्रयोग करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैसा होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण की यह विशेषता है कि उसमें शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट एवं विशिष्ट होना चाहिए। मतलब जो प्रभावी संप्रेषण उसका कैसा होना चाहिए, शिक्षण जानते हैं, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और विशिष्ट होना चाहिए। जो उसका उद्देश्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्यहीन कार्य प्रभाव व संतुष्ट करने वाली नहीं होती है। ठीक है, आप दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अध्यापन आदेशात्मक न होकर कैसा होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए। ठीक है, आदेश नहीं होना चाहिए, निर्देश होना चाहिए। ठीक है, संप्रेषण आदेशात्मक नहीं होना चाहिए, अतः कक्षा का वातावरण कठोरता तथा निरस्ता से युक्त न होकर सरलता, सौहार्दता और स्नेह तथा सहानुभूति युक्त होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो कक्षा का वातावरण है वो आदेशात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, या कठोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कैसा होना चाहिए, स्नेहपूर्ण होना चाहिए या सहानुभूति युक्त होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रेरणास्पद। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, संप्रेषण पूर्णतः प्रेरणाप्रद होना चाहिए। ठीक है, वह उनके पूर्व अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, मतलब पूर्व जो ज्ञान है उस पर आधारित होना चाहिए, साथ ही उनकी रुचियों एवं प्रवृत्तियों को विकसित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, आप दोस्तों देख लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा बाल केंद्रित है, अतः संप्रेषण का भी तभी प्रभाव हो सकता है जब वह बाल केंद्रित हो, अर्थात उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उसकी सहभागिता के साथ अध्यापन किया जाए। मतलब बालक के व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उससे सहभागिता के साथ अध्यापन करना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं सक्रिय अध्यापन। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि कक्षा में उचित वातावरण बनाया जाए। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण के लिए कक्षा में अच्छा वातावरण होना चाहिए और छात्र एवं अध्यापक दोनों सक्रिय होना चाहिए। मतलब छात्र और अध्यापक दोनों कैसा सक्रिय होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि एक तरफा संप्रेषण न हो, क्योंकि इस प्रकार के संप्रेषण में छात्र निष्क्रिय श्रोता रहते हैं, वे संप्रेषक से मिलने वाले संदेश को भली भांति ग्रहण नहीं कर पाते। मतलब जो एक टीचर बता रहा है स्टूडेंट उसको उतने अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते हैं और उसे उस विषय का आधा अधूरा ज्ञान मिल पाता है। इसलिए आवश्यक है कि संप्रेषण कैसा होना चाहिए, प्रभावी हो और छात्र एवं अध्यापक दोनों सक्रिय एवं सहभागिता, मतलब संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए और छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, विषय की क्रमबद्धता, इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। विषय वस्तु क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाए, उसका क्रम टूटना नहीं चाहिए, अन्यथा छात्र भ्रमित हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, जो विषय का चयन होता है वह क्रमबद्ध होना चाहिए। ठीक है, सबसे आगे ईजी होना चाहिए, फिर उसी के बेस पर और ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ठीक है, मतलब ज्ञात से अज्ञात के आगे जो बालक को जो ज्ञान है उसी के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, पाठ को पढ़ाने से पूर्व अध्यापक को यह तथ्य ज्ञात कर लेना चाहिए कि क्या छात्र विषय से पूर्व की जानकारी से अवगत है। ठीक है, जो आप विषय पढ़ा रहे हैं क्या छात्र उस विषय का नॉलेज पहले से ही उसको है कि नहीं है। ठीक है, अन्यथा संप्रेषण दोषपूर्ण हो सकता है। जैसे कविता कहानी आदि पढ़ाने से पूर्व शिक्षक छात्रों से पहले की कक्षा में पढ़ा हुआ कविता या कहानी सुन सकते हैं या पाठ में आए हुए पात्रों की विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
स्वतंत्र वातावरण के बारे में देख लेते हैं। विषय का संप्रेषण अनुशासित होते हुए भी खेल के समान स्वतंत्र वातावरण में पूरा हो, ताकि छात्रों को रुचि का अधिकाधिक विकास हो सके। ठीक है, छात्रों की रुचि का विश्वास की जागृति होना चाहिए। संप्रेषण की अच्छी तैयारी अध्यापक के आत्मविश्वास जागृत करता है। ठीक है, आत्मविश्वास के साथ पढ़ाया जाने वाला बालक को पूर्ण ज्ञान प्रदान होता है। ठीक है, आत्मविश्वास से अगर टीचर पढ़ाता है तो बालक को जो भी ज्ञान है वह पूर्ण रूप से मिलता है। ठीक है, साथ ही छात्र को विविध समस्याओं का समाधान भी अध्यापक के द्वारा भली भांति किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसीलिए आत्मविश्वास से टीचर को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अध्यापन उपचारपूर्ण होना चाहिए। कैसा? उपचारपूर्ण होना चाहिए। जब हम छात्र को कुछ सिखाना चाहते हैं, उसे संप्रेषण के द्वारा जो ज्ञान का संदेश दिया जा रहा है, यदि वह छात्र इस ज्ञान को भली प्रकार ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षक अथवा अध्यापक छात्र की इस कमी को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कमी होगा। ठीक है, इस कमी को दूर करने का प्रयास कौन करेगा दोस्तों? वो टीचर करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं और लास्ट पॉइंट, क्रियाशीलता एवं छात्रों को अपनी बात कहने का अवसर। ठीक है, जो क्रियाशील हैं छात्र, उनकी अपनी बात करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, बच्चों के बीच रहते हुए यह अनुभव किया जा सकता है कि वे क्रियाशील रहते हैं, वे हर समय कुछ न कुछ करते दिखाई देते। अतः यदि उनसे किसी ऐसे विचार पर चर्चा करें जिससे वे परिचित हों, जैसे दोस्तों देख लेते हैं मेला, ठीक है, जैसे बाजार व आदि, वे अपनी बातें कहने के लिए बड़े उत्साहित दिखाई देते हैं। इसलिए संप्रेषण के समय अध्यापक छात्रों से प्रश्न करके, बातचीत करके शिक्षा के प्रति रुचि व लगन जागृत कर सकता है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।